भाई सच बता रहा हूँ, ये क्या बवाल चीज बना दी है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी मेरा दिमाग सुन्न था। मतलब पूरे 172 मिनट लगभग 3 घंटे बिना इंटरवल के इस मूवी ने मुझे सीट से हिलने तक का मौका भी नहीं दिया। जब स्क्रीन ब्लैक आउट हुई और लाइट जली तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, Oh my God! आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा के गोट कहे जाने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी द ओडिसी की। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स डायरेक्टर को ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे बड़ी कहानी दे दी जाए तो वो क्या करेंगे? क्या वो समय के साथ खेलेंगे या फिर आपके दिमाग के साथ? आज की इस वीडियो में हम इस मास्टरपीस की कहानी को बहुत ही आसान भाषा में बिना किसी स्पॉइलर के गहराई से डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे इस मूवी में ऐसा क्या है जो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आपको सिनेमा का असली मतलब समझ आने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस मूवी की कहानी पर। भाई इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा अलग है। मतलब इस मूवी की कहानी को समझने के लिए आपको अपने दिमाग के सारे तार खुले रखने पड़ेंगे। ये कहानी है ओडेसिस की, जिसे प्ले किया है हमारे ऑल टाइम फेवरेट मैट डेमन ने। ओडेसिस एक जाबाज, बेहद चालाक और बहादुर सोल्जर है। एक भयानक और ऐतिहासिक जंग जीतने के बाद उसका सिर्फ एक ही सपना है, अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बेटे के पास वापस जाना। उसका घर है इथाका नाम के एक खूबसूरत द्वीप पर। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट जो इस सीधे सीधे सफर को एक खौफनाक बुरे सपने में बदल देता है। जंग के दौरान ओडेसी से एक ऐसी गलती हो जाती है कि समुद्र के सबसे शक्तिशाली और गुस्से वाले देवता उससे बेहद नाराज हो जाते हैं। जो सफर कुछ ही महीनों में खत्म हो जाना चाहिए था, वो देवता के गुस्से की वजह से 10 साल लंबे नरक में तब्दील हो जाता है। इस लंबे सफर में ओडेसिस और उसके साथियों का सामना ऐसी ऐसी ताकतों से होता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खतरनाक समुद्री राक्षस, पानी के नीचे छिपे ऐसे जीव जो एक झटके में पूरे जहाज को निगल सकते हैं, समुद्र की वो जादुई आवाजें जिनका गाना सुनकर अच्छे से अच्छा इंसान पागल होकर मोते कुएं में कूद जाए। यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए ओडेसिस को अपने ही जहाज के खंभों से खुद को रस्सियों से कसकर बांधना पड़ता है। एक ऐसी रहस्यमय जादूगरनी जो इंसानों को पलक झपकते ही जानवरों में बदल देती है। धीरे धीरे एक एक करके ओडेसिस अपने सभी वफादार साथियों को खो देता है। वो बिल्कुल अकेला बेसहारा होकर एक ऐसे रहस्यमय टापू पर जा गिरता है जहाँ एक जादुई औरत उसे पूरे 6 साल तक बंदी बनाकर रखती है। भाई इस पूरी कहानी में इतने खतरनाक ट्विस्ट हैं, लिटरली आप सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार ये चल क्या रहा है। अब कहानी सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहती। क्रिस्टोफर हमें लेकर चलते हैं ओडेसिस के घर यानी इथाका में, जहाँ सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा है। ओडेसिस की वफादार पत्नी अकेले इस महल को संभाल रही है, लेकिन वहाँ कुछ बेहद मतलबी, लालची और गंदे लोग महल में डेरा जमाए बैठे हैं। उनका मानना है कि ओडेसिस मर चुका है और वो अब उसकी संपत्ति, उसकी गद्दी और उसकी पत्नी को हासिल करना चाहते हैं। ओडेसिस का बेटा, जिसे प्ले किया है टॉम हॉलैंड ने, अब बड़ा हो चुका है। जहाँ पूरी दुनिया मान चुकी है कि उसका बाप खत्म हो चुका है, वहीं इस बेटे का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा बाप जिंदा है। और वो बिना अपनी जान की परवाह किए अपने पिता को खोजने के लिए निकल पड़ता है। आखिरकार सालों के दर्द और संघर्ष के बाद ओडेसिस वापस आता है, लेकिन वो सीधे सामने नहीं आता। वो रूप बदलकर चुपके से अपने दुश्मनों के बीच घुसता है और एक एक करके अपने दुश्मनों का सफाया करता है। वो अपना राजपाट, अपना घर और अपना परिवार वापस पा लेता है। लेकिन यहाँ क्रिस्टोफर अपना असली खेल खेलते हैं। सब कुछ जीतने के बाद भी ओडेसिस की आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। वो खालीपन जो जंग जीतने के बाद भी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इस मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी स्टार कास्ट, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से इस कहानी में जान फूंक दी है। भाई साहब, मैट डेमन ने जो काम किया है उसके लिए उन्हें जितने भी अवार्ड दिए जाएं कम हैं। उन्होंने ओडेसिस के दर्द, उसकी थकावट और उसकी चालाकी को अपनी आंखों से बयां किया है। कहीं भी कोई ओवर एक्टिंग नहीं, सिर्फ प्योर रॉ इमोशंस। और वहीं टॉम हॉलैंड, अगर आप इन्हें सिर्फ स्पाइडरमैन के तौर पर जानते हो तो ये मूवी आपका नजरिया बदल देगी। टॉम ने साबित कर दिया है कि वो केवल स्टंट करने वाले एक्टर नहीं है, बल्कि उनके पास गजब की एक्टिंग रेंज है। बाप बेटे का वो बिना मिलाप वाला कनेक्शन उन्होंने स्क्रीन पर बखूबी निभाया है। रॉबर्ट पैटिंसन ने इस मूवी में विलन का रोल किया है। उनका स्टाइल देखकर आपको 1960 और 70 के दशक के क्लासिक विलन्स की याद आ जाएगी। वो स्क्रीन पर जितने शांत दिखते हैं उतनी ही ज्यादा डरावने लगते हैं। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने पर्दे के पीछे रहकर भी इस पूरी कहानी को कंट्रोल किया है, क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर ने सदियों पुरानी इस ग्रीक कहानी को आज के सिनेमैटिक विजुअल के साथ इस तरह पेश किया है कि आप भूल जाते हो कि आप हॉल में बैठे हो। आपको फील होगा कि आप भी उस नमकीन समुद्र के लहरों के बीच ओडेसिस के साथ फंसे हुए हो। रही बात म्यूजिक की, तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ग्रिपिंग और इतना डरावना है कि जब स्क्रीन पर सस्पेंस बढ़ता है तो म्यूजिक आपकी धड़कनों को तेज कर देता है। हर इमोशन सीन में म्यूजिक आपको रोने पर मजबूर कर देता है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी मूवी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। इस मूवी की इकलौती चुनौती है इसकी लेंथ, 172 मिनट, लगभग पूरे 3 घंटे की।
और इस बार सिनेमाघरों में ये सब बिना किसी इंटरवल के दिखाया जा रहा है। अगर आप बिना ब्रेक के इतनी लंबी मूवी देखने के आदी नहीं हो तो शायद आपको थोड़ा सब्र रखना पड़े, लेकिन यार यकीन मानो ये मूवी आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। तो फाइनल फैसला क्या है, क्या आपको अपने पैसे खर्च करके ये मूवी देखनी चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ थिएटर की सबसे बड़ी स्क्रीन पर, क्योंकि इस मूवी के विजुअल्स और इसका साउंड डिजाइन बड़ी स्क्रीन के लिए ही बना है। ये मूवी सिर्फ आपका एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि खत्म होने के बाद आपको अपनी जिंदगी, अपने परिवार और इंसानों के संघर्ष के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों ये था मेरा एकदम नया डिटेल रिव्यू। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और किस किस ने ये मूवी नहीं देखी और कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए जा रहा है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।